गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? आप सबकी बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? इन टुडेज वीडियो आज हम फुल लेंथ पेपर 2 के लिए सुपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये सुपर टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ये टोटली बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमने स्टडी प्लान 1 और 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे उससे रिलेटेड सुपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और साथ में जो भी पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने सुपर टेस्ट सीरीज में कवर किया है। तो ये सुपर टेस्ट सीरीज पेपर 2 के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, होप सो आप सबने अच्छा प्रिपेयर किया होगा इस टेस्ट के लिए। तो आज का फुल लेंथ टेस्ट 2 आवर्स का होगा, जैसे पेपर होगा तो आप सभी को ऐसे ही इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद अपना आंसर सीरियल नंबर के साथ देना है कमेंट सेक्शन में। लाइक 1 का आंसर बी है तो 1 के साथ आप उसको लिखेंगे आंसर को, सो दैट बाद में आपका टेस्ट जो है हम चेक कर सके और देख सके कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। सभी को अपना स्कोर भी मेंशन करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टेस्ट, सो दैट हम आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पर, क्योंकि ये फुल लेंथ टेस्ट है, आपको मार्क्स बता सके कि कितना आपका इस टेस्ट से रिलेटेड कट ऑफ रहेगा और आपके कितने मार्क्स है, आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एनालिसिस के लिए अपना टेस्ट जो है, अपनी परफॉर्मेंस है, उसको अगर चेक करना है तो आप सभी अपना स्कोर जरूर मेंशन करें। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल के साथ साथ एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहां पर हम पेपर 1 से रिलेटेड और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए बिकॉज फुल प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड विद द बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। So let's start with the super test series full length paper 2. All the best to all of you. Number 1 is, which of the following statement is are correct regarding the waste solid management rule 2016? अपशिष्ट ठोस प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Options are A. The source segregation of waste has been mandated to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle. B. Responsibilities of generators have been introduced to segregate the waste into 3 streams: wet, dry and domestic hazardous waste, and hand over the segregated waste to authorized rag pickers or waste collectors or local bodies. C is, no person should throw, burn or bury the solid waste generated by him on the streets, open public spaces, outside his premises or in the drain or water bodies. D option is, generator will have to pay user fee to waste collector and for spot fine for littering and non-segregation. E is, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर सभी कमेंट सेक्शन में दीजिए विद सीरियल नंबर। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो अपशिष्ट ठोस प्रबंधन नियम 2016 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, सभी सही हैं। पहली स्टेटमेंट जो है जिसमें कचरे को स्रोत को यानी जो सोर्स होता है कचरे का उसके लिए ये चैनलाइज करना जरूरी होता है कि उसको वेस्ट को कैसे रिकवरी की जाए, उस वेस्ट से रीयूज किया जाए या फिर उसको रिसाइकल किया जाए। तो उसके लिए 3 धाराएं, जो गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे हैं उसको अलग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो उस वेस्ट को जनरेट करता है, और बाद में इसको किसको सौंप दिया जाता है? जो लोकल बॉडीज होती हैं और साथ में जो रैग पिकर्स या फिर वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको इसको सौंपा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा ये ठोस कचरा उत्पन्न किया जाता है उसको सड़कों पर, परिसर पर या फिर खुले सार्वजनिक स्थानों पर कहीं पर भी फेंकना मना है, उसको वहां पर फेंकना या जलाया या दफनाया नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो जनरेटर होता है जो वेस्ट को उत्पन्न करता है उसको कचरे को संग्रहकर्ता को यानी जो उपयोगकर्ता शुल्क है और साथ में जो कूड़ा या गैर जो पृथक्करण है उनके लिए स्पॉट फाइन का भुगतान करना जरूरी है। यानी यूजर फी जो है वेस्ट कलेक्टर को या स्पॉट फाइन अगर वो कोई वेस्ट फैलाता है तो उसके लिए उनको वो भरना टाइम टू टाइम जरूरी है। तो ये सब किसमें मेंशन है? वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में ये सब दिया गया है। Come to question number 2. Which of the following statement is are correct regarding the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, द परमिटेड थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग करंटली 50 माइक्रोन,
it will be increased to 70 micron from 30 September 2001 and 100 micron from 31st December 2022. B option है the permitted thickness of plastic bag currently 50 micron, it will increase to 75 micron from 30 September 2001 and 120 micron from 31st December 2022. C is the permitted thickness of plastic bag currently 60 micron will increase to 70 micron from 30 September 2021 and to 100 micron from 31st December 2022. D option है permitted thickness of plastic bag currently 60 micron, it will increase to 70 micron from 30 September 2021 and 120 micron from 31st December 2022. तो इस क्वेश्चन में सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो करेक्ट फैक्ट है वो आपको बताना है क्या है. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. तो आंसर इज बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है. तो आप सभी को याद रखना है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 है उसके तहत जो प्लास्टिक बैग की जो अनुमत मोटाई है वो 50 माइक्रोन थी. 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन कर दी गई थी और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक इसको बढ़ाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of the identified single-use plastic will be prohibited with effect from which date? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार पहचाने गए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग से प्रतिबंधित होगा कौन सी तारीख से? आपके ऑप्शंस है ए 1 जुलाई 2022, B 1 July 2023, C 1 July 2025 and D 1 July 2030. ये ऑप्शन इज none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ए ऑप्शन 1 जुलाई 2022. तो ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में आ सकती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 4, which of the following statement is are not correct regarding the Central Pollution Control Board? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A, the Central Pollution Control Board along with the state pollution bodies will monitor the ban, identify the violation and impose the penalties already prescribed under the Environmental Protection Act of 1986. B is Environment Ministry notified the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021 which prohibit the specific single-use plastic item have low utility and high littering potential by 2022. C. Central Pollution Control Board of India is a statutory organization. D. It was established in 1974 under the Water Act of 1975. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. This is again very important question. Answer is D option. तो इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट है यानी गलत है. तो जो ये डेट है वो ईयर आपको याद रखना है, वो कौन सा ईयर है? इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था. कौन सी एक्ट के तहत? वोटर एक्ट 1975. तो एक्ट और ये ईयर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे. तो इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि मैम ये डेट्स हम कैसे याद रखें, फैक्ट्स कैसे याद रखें, तो उसके लिए भी हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देंगे जल्दी. नंबर 5 इज द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड ऑन. भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचांक को कब लॉन्च किया गया था? ए 2012, बी 2014, सी 2016 एंड डी 2020. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन 2014. तो आप सबको याद रखना है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है जो कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डाटा होता है 8 यानी 8 पोल्यूटेंट्स का किसमें? एक सिंगल नंबर इंडेक्स वैल्यू में. तो इसमें जो नॉमेनक्लेचर और कलर होता है उसमें इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है. तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको कब लॉन्च किया गया था? ये डेट आप रट लीजिए 17 अक्टूबर 2014 को, यानी 17 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था.
और किस लिए किया गया था? टू डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी इन अ इजली और अंडरस्टैंडेबल मैनर, ताकि एक जनरल पब्लिक को, एक आम जनता को इजली एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन मिल सके, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। नंबर 6 इज विच जोन इज द रीजन ऑफ सेडिमेंट एंड पोरस स्पेस बीनीथ एंड अलोंगसाइड अ स्ट्रीम बेड वेयर देयर इज मिक्सिंग ऑफ शैलो ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। जलधारा के नीचे और बगल में तलछट और झरझरा स्थान का क्षेत्र कौन सा है जहां उथले भूजल और सही जल का मिश्रण होता है? ऑप्शंस आर ए बेंथिक जोन, बी राइपेरियन जोन, सी हाइपोरिक जोन एंड डी इज एपीफिल्मेंटिक जोन एंड ई इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? हाइपोरिक जोन। तो हाइपोरिक जोन क्या होता है? ये एक रीजन होता है किसका? सेडिमेंट और पोरस स्पेस बीनीथ एंड अलोंगसाइड अ स्ट्रीम बेड। तो जो स्ट्रीम बेड होता है उसके नीचे का और उसके साथ में जो एरिया और स्पेस होता है, जो रीजन होता है जहां पर सेडिमेंट्स और पोरस स्पेस होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपोरिक जोन। और ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मिक्सिंग होती है किसकी? शैलो ग्राउंड वाटर की और सरफेस वाटर की। तो जहां पर सरफेस ग्राउंड वाटर, शैलो वाटर जो होता है और सरफेस वाटर होता है, वो आपस में मिक्स करते हैं, तो उस जोन को क्या बोला जाता है? हाइपोरिक जोन। Number 7 is which zone is ecological region at the lowest level of a body of water such as an ocean, lake or stream, including the sediment surface and some subsurface layer। तलछट के सतह और कुछ उपसतह परतों सहित समुद्र, झील या धारा जैसे पानी के शरीर में निम्नतम स्तर पर पारिस्थितिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ए बेंथिक जोन, बी राइपेरियन जोन, C hyporic zone and D एप्लीमेंटिक जोन। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन क्या होता है? ये एक लोएस्ट इकोलॉजिकल जोन होता है किसी भी वाटर बॉडी का, जहां पर सेडिमेंट्स जो होते हैं वो सी फ्लोर पर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट और जरूरी रोल प्ले करते हैं। किसमें रोल प्ले करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए जो लिव करते हैं बेंथिक जोन के अंदर। सो दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब्ड। नदी की धारा में मछली के जीवित रहने के लिए न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन कितने निर्धारित है? ए 4 mg पर लीटर, बी 3 mg पर लीटर, C 8 mg per liter and D 10 mg per liter। E none of the above, more than one of the above। So सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन 4 mg पर लीटर। तो आप सभी को याद रखना है कि जो मिनिमम लेवल होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको DO भी बोला जाता है, वो नेसेसरी होता है किसी भी रिवर और स्ट्रीम के लिए 4 mg पर लीटर ppm में। और ये सर्वाइवल ऑफ फिशेस के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसके लिए जरूरी होता है। तो इसके लिए एक विंकलर मेथड होता है जिसमें एक टेक्निक यूज करते हैं जिससे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को फ्रेश वाटर सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो विंकलर मेथड भी आपको याद रखना है। नंबर 9 इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ए सोशल डेवलपमेंट, बी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, C sustainable development and D is ecological development। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इक्विटी जो होती है वो जरूरी कंडीशन होती है किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेवल को अचीव करने के लिए। तो जो इक्विटी होती है ये एक सेंट्रल एथिकल प्रिंसिपल होता है बिहाइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें जो इक्विटी होती है उसका क्या मतलब होता है कि सभी को इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए फॉर द कम्युनिटी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के लिए टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? सतत विकास।
Come to question number 10. The most serious environmental effect posed by the hazardous waste is. खतरनाक कचरे से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरण प्रभाव क्या है? A. Contamination of groundwater. B. Increased use of land for landfill. C. Decreased air pollution. And D. All of the above. E. None of the above. More than one of the above. So try to give an answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ए ऑप्शन, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी भूजल का प्रदूषण। तो जो मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है जो किसके कारण होता है? हैजर्डस यानी खतरनाक कचरे के कारण। तो वो क्या होता है? कंटामिनेशन हो जाता है किसका? ग्राउंड वाटर का। जो भूजल हो जाता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ये डाइल्यूट हो जाते हैं, वाटर के साथ मिल जाते हैं और फिर ये वॉश्ड अवे हो जाते हैं इनटू द सॉइल, और ये सॉइल को भी साथ के साथ कंटामिनेट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो जाता है और इसकी वजह से सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज मोस्ट ऑफ द डे टू डे वेदर चेंजेस आर एसोसिएटेड विद स्केल इन द मेट्रोलॉजी। अधिकांश दिन प्रतिदिन मौसम परिवर्तन मेट्रोलॉजी में किस पैमाने से जुड़े होते हैं? ए. माइक्रो स्केल, बी. मीजो स्केल, सी. सिनॉप्टिक स्केल एंड डी. प्लैनेटरी स्केल। ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, सिनॉप्टिक स्केल। तो सिनॉप्टिक स्केल देख लेते हैं क्या होता है। ये एक मेट्रोलॉजी होती है जो प्रिडिक्ट करती है एटमॉस्फेरिक चेंजेस को एट अ स्केल अप टू 1000 किलोमीटर तक, और कितने टाइम के लिए? 105 सेकंड के लिए या फिर 28 डेज के लिए इन द टाइम एंड स्पेस। तो आपको ये स्पेसिफिकेशन याद रखनी है। इसमें जो सिनॉप्टिक स्केल होता है इसके अंदर कोरियोलिस एक्सेलरेशन होती है जो मूविंग एयर मास के ऊपर एक्ट करती है, और ये किसके ऊपर एक्ट करती है? आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। तो ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है प्रेडिक्शंस के लिए। तो सिनॉप्टिक स्केल क्या है? एक मेट्रोलॉजी प्रेडिक्शन है एटमॉस्फेरिक चेंजेस का। नंबर 12 इज द साइक्लोनिक विंड्स आर जनरेटेड बाय द अप्रोक्सीमेट बैलेंस बिटवीन। चक्रवाती हवाएं किस बीच सन्निकट संतुलन से उत्पन्न होती हैं? ए. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बी. सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स, सी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स, डी. ऑल ऑफ द अबव, ई. नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ए ऑप्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सो जो साइक्लोस्ट्रोफिक विंड होती है और जो विंड सर्कुलेशन होता है वो किसके रिजल्ट होता है, मतलब किसकी वजह से होता है ये? इट इज फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट होता है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसकी वजह से साइक्लोस्ट्रोफिक विंड जो है, विंड सर्कुलेशन रिजल्ट होता है, उत्पन्न होता है। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच। तो निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ए. 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बी. 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, सी. 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे एंड डी. 1 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, 1 दिसंबर। तो नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर आपको डेट याद रखनी है, और अदर डेट सही है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को होता है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को, और जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। सो सभी एस्पिरेंट ऑनलाइन ही लाइव में आकर टेस्ट सोल्व कीजिए, बिकॉज ये फुल लेंथ टेस्ट है। 125 क्वेश्चन आप यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन एक बाउंडेड टाइम के अंदर आप कवर कर सकते हैं, और साथ में आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। अगर आप इसको बाद में सोल्व करेंगे आफ्टर रिलीज ऑफ द वीडियो, तो आप इसको पूरे टाइम के अंदर, टाइम बाउंड मैनर के अंदर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि लाइव में आकर ही आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। Question number 14. The study of weather system smaller than the synoptic scale system but larger than the micro scale and storm scale cumulus system are associated with scale in meteorology. सिनॉप्टिक स्केल सिस्टम से छोटे लेकिन माइक्रो स्केल से बड़े और स्टॉर्म स्केल
क्यूमुलस सिस्टम का अध्ययन मेट्रोलॉजी के किस स्केल से जुड़ा है? ऑप्शंस आर ए माइक्रो स्केल, बी मीजो स्केल, सी सिनॉप्टिक स्केल एंड डी प्लानिटरी स्केल. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज बी ऑप्शन मीजो स्केल. तो मीजो स्केल मेट्रोलॉजी एक स्टडी होती है वेदर सिस्टम को मेजर करने की. कौन से वेदर सिस्टम को? जो स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं देन द सिनॉप्टिक स्केल सिस्टम से, बट लार्जर होते हैं माइक्रो स्केल और स्टॉर्म स्केल क्यूमुलस सिस्टम से. तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है उसकी जनरली रेंज कितनी होती है? अराउंड 5 किलोमीटर से सेवरल 100 किलोमीटर्स तक होती है. तो ये रेंज भी आपको याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 15. विच बैक्टीरियम फाउंड इन द सॉइल एनारोबिक? अव्ययी मृदा में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ए बैसिलस, बी एजेटोबैक्टर, सी क्लोस्ट्रीडियम एंड डी थायोबैसिलस. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है सी ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम. तो ये आपको याद रखना है कि सॉइल एनारोबिक जो होती है उसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम पाया जाता है. नंबर 16. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. 1 is bacteria are single celled organism that lack a nucleus or membrane bound organelles. 2 is bacteria live all over the earth in both aquatic and terrestrial environment. 3 is some type of soil bacteria are photosynthetic and make their own food. So आपको इसमें से चूज करना है. करेक्ट आंसर आपके ऑप्शंस है A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only and D 1 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है डी ऑप्शन 1 2 and 3. तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो बैक्टीरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो जो बैक्टीरिया होते हैं लीव करते हैं ऑल ओवर द अर्थ इन बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक मतलब पानी में भी और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी. इवन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो लीव करते हैं क्लाउड्स के अंदर भी. तो कुछ टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और वो अपना फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं. तो अदर जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और मेटाबोलाइज करते हैं जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है फ्रॉम द एनवायरमेंट फॉर देयर एनर्जी एंड फूड. क्वेश्चन नंबर 17. Autotrophic bacteria are photosynthetic or use other chemical reaction to produce the energy. These include सपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषक होते हैं या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपयोग करते हैं. वो इसमें शामिल हैं. ए साइनोबैक्टीरिया, बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सी ऑप्शन इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, D purple non sulfur bacteria. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है E ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं या फिर ये यूज करते हैं अदर केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस देयर एनर्जी. तो साइनोबैक्टीरिया भी इसका एग्जाम्पल है, ग्रीन सल्फर भी, पर्पल सल्फर भी और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी. नंबर 18. विच पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन अ स्टेबल इकोसिस्टम? एक स्थिर परितंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है? ए पिरामिड ऑफ एनर्जी, बी पिरामिड ऑफ बायोमास, सी पिरामिड ऑफ नंबर एंड डी पिरामिड ऑफ ड्राई वेट. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है, ऊपर की तरफ होता है और ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक. तो इसलिए कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट होती है हमेशा एज अ हीट एट ईच स्टेप. क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोमॉर्फिज्म इन एनिमल्स? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक जानवरों में साइक्लोमॉर्फिज्म के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस आर ए विंड, बी फोटो पीरियड,
सी टेम्परेचर, डी मॉइस्चर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज मैक्सिमम मेल्ट वाटर कंपोनेंट इन इट्स डिस्चार्ज। निम्नलिखित में से किस नदी के निर्वहन में अधिकतम पिघला हुआ जल घटक है? ए इंडस, बी महानदी, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्रा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? A is necton, refers to the actively swimming aquatic organism in a body of water. B, plankton, diverse collection of organisms found in water that are unable to propel themselves against a current. C, benthos, the community of organisms live on, in or near the bottom of sea, river, lake or stream, also known as benthic zone. D is newstone, organism that live at a surface of ocean or an estuary or at the surface of a lake, river or pond. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपको याद रखनी है कि नेक्टन क्या होता है? ये एक्टिवली जो स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वो एक्टिवली स्विम करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? नेक्टन। प्लैंकटन क्या होते हैं? ये एक डाइवर्स कलेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का जो पानी के अंदर पाए जाते हैं और ये अनेबल होते हैं कि ये अपने आप को प्रोपेल नहीं कर पाते अगेंस्ट अ करंट, मतलब ये विविध संग्रह से खुद को एक धारा के खिलाफ प्रेरित करने में असमर्थ रहते हैं। बैंथोस क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जो लिव करती है इन और नियर द बॉटम ऑफ सी के या फिर रिवर, लेक या किसी भी स्ट्रीम के, जैसे कि बेंथिक जोन हो गया। न्यूस्टोन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सरफेस ऑफ ओशन पे यानी एस्चुरी पे या सरफेस ऑफ लेक पे, रिवर पे लिव करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? न्यूस्टोन। ये सारे स्टेटमेंट्स, ये जो टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये याद रखना है। Number 22, to survive and avoid the competition for the same resources, a species usually occupies only part of its fundamental niche in a particular community or ecosystem. This is called as। जीवित रहने और समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के बचने के लिए एक प्रजाति आमतौर पर किसी विशेष समुदाय या फिर पारिस्थितिक तंत्र में अपने मौलिक स्थान के केवल एक हिस्से पर कब्जा कर लेती है। यह क्या कहा जाता है? ए म्यूचुअलिज्म, बी पैरासिटिज्म, ई रिलाइज निच एंड डी जोग्राफिकल आइसोलेशन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, रिलाइज निच। तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है। तो इसको क्या बोला जाता है? रिलाइज निच। तो जो जीवित रहने वाले समान संसाधन होते हैं उनके लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उससे बचने के लिए एक प्रजाति होती है जिसको आमतौर पर किसी भी विशेष समुदाय या फिर पारिस्थितिक तंत्र में अपने मौलिक स्थान से केवल एक हिस्से पर कब्जा कर लेती है, तो उसको क्या बोला जाता है? रिलाइज निच। तो जो कंपटीशन होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, कम्युनिटी का या फिर इकोसिस्टम के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? रिलाइज निच। Number 23, to accelerate the efforts to achieve the universal sanitation coverage and to put the focus on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October. सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। कौन से वर्ष में? ए 2015, B 2018, C 2019 and D 2022. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है E ऑप्शन, none of the above. तो आंसर क्या रहेगा? 2014. Number 24, the main objective of the Swachh Bharat Mission ग्रामीण areas under the following. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? A, bring about an improvement in the general quality of life in the rural areas by promoting the cleanliness, hygiene and eliminating the open defecation.
बी, मोटिवेट द कम्युनिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन to adopt the sustainable sanitation practices and facilitate through awareness creation and health education. C, to encourage the cost effective and appropriate technology for ecologically safe and sustainable sanitation. D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, खुले में शौच को समाप्त करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था. और इसमें जागरूकता शिक्षा के माध्यम से जो स्वच्छता प्रथाएं हैं और जो सुविधाएं हैं उसको अपनाने के लिए सभी डिसेंट्रलाइज लेवल पर यानी पंचायती राज संस्थानों को प्रेरित किया गया था. तो इसके अंदर जो सुरक्षित या स्वच्छता के लिए जो लागत प्रभावी उपयुक्त प्रौद्योगिकाएं हैं उनको भी प्रोत्साहित किया गया था इस मेन मिशन के दौरान. तो इस मिशन से रिलेटेड सभी फैक्ट्स आपको याद रखनी है. सभी सुपर टेस्ट सीरीज में कवर कर दिया जाएगा. आपको बस सुपर टेस्ट सीरीज को सुनना है और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है. तो सभी ध्यान से सुनिए बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन आता है. नंबर 25, अंडर द सॉइल एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंटर एलिया मे नॉट अंडरटेकन. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित गतिविधियों को नहीं किया जा सकता है. ए, स्टेट्स आर टू डिसाइड द टेक्नोलॉजी सुटेबल टू देयर एरियाज. बी, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाइड बाय द कमिटी ऑन टेक्नोलॉजीज मे आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. सी, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, सेफ डिस्पोजल ऑफ हाउसहोल्ड गार्बेज, decentralized system like household composting and biogas plant shall be not permitted. D, activities related to the maximum reuse of organic solid waste as manure should be adopted and such technologies may include vermicomposting. E, none of the above, more than one of the above. तो सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन. तो इसमें सी स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज जो कलेक्शन, सेग्रीगेशन और सेफ डिस्पोजल होता है हाउस होल्ड गार्बेज का, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, जैसे कि कंपोजिटिंग या बायोगैस प्लांट होते हैं, तो इट शैल बी परमिटेड. तो यहाँ पर परमिटेड है ये, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा. आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. तो अदर जो स्टेटमेंट्स है वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सभी बहुत जरूरी है. आपको याद रखना है कि जो राज्यों को अपने क्षेत्रों के लिए जो प्रौद्योगिकाएं हैं उसका फैसला करना होता है इसके तहत, किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. साथ में जो घरेलू कचरा होता है उसको संग्रह करना, उसको अलग करना, उसका निपटान करना, और साथ में जो घरेलू खाद जैसे बायोगैस संरक्षण या फिर अदर जो एक्टिविटीज टेक्नोलॉजीज हैं उसके द्वारा उसको लागू करने की अनुमति दी गई है. जो जैविक ठोस कचरा होता है उसके खाद में जो अधिकतम पुनः उपयोग से संबंधित गतिविधियां होती हैं उसको अपनाया जाना चाहिए. और इसमें वर्मी कंपोस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. नंबर 26, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ ऑपरेटेड एट 200 to 1200 psig removes a particular ranging from which of the following? Options are A, 0.00001 to 0.001 micrometer, B, 0.01 to 10 micrometer, C, 0.1 to 1.0 micrometer and D, 0.1 to 2.0 micrometer. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. इस तरह के फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है इसको. आंसर है ए ऑप्शन, 0.001 to 0.001 micrometer. Question number 27. Coagulation is a chemical process in which charged particle or colloids undergo. Options are A, stabilization, B, destabilization, C, attraction and D, precipitation. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, डी स्टेबलाइजेशन. तो जो कोगुलेशन होता है उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डीस्टेबलाइज होते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग. किसके द्वारा न्यूट्रलाइज होते हैं? वो ऑपोजिट फोर्सेस के द्वारा जो उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं. तो
तो वो इसको सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं टू फॉर्म द लार्जर पार्टिकल्स, उससे बन जाते हैं बड़े साइज के पार्टिकल। और ये किससे अचीव होता है कि जो रैपिड मिक्सिंग होती है सॉल्यूशन की, इससे क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं, कोगुलेंट एजेंट्स होते हैं, वो कंप्लीटली स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच। तो आपको नॉट करेक्ट मैच बताना है, कौन सा सही नहीं है। ए ग्रे वाटर, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम बाथिंग, किचन और अदर हाउसहोल्ड एक्टिविटीज इंक्लूडेड फ्रॉम द टॉयलेट्स। बी ब्लैक वाटर, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द टॉयलेट्स। सी combined waste water, it can be either mix of grey water and effluent of septic tank treating black water or effluent of septic tank treating black and grey water. D sewage, combined grey and black water generated from the household in the absence or presence of septic tank. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन ग्रे वाटर। तो यहाँ पर ग्रे वाटर की स्टेटमेंट गलत है। ग्रे वाटर क्या होता है, जो वेस्ट वाटर जो पानी निकलता है कहाँ से, बाथिंग से, किचन से या फिर अदर हाउस होल्ड एक्टिविटी से, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टॉयलेट। तो इसमें टॉयलेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अदर स्टेटमेंट जो है वो सभी सही है। आपको पता होना चाहिए काले पानी जो होता है वो क्या होता है, जो शौचालय से उत्पन्न अपशिष्ट जल होता है। और ग्रे वाटर क्या होता है, जो स्नान, रसोई या फिर अन्य घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होता है। और संयुक्त अपशिष्ट जल क्या होता है, मिक्सचर होता है ग्रे वाटर का। और जो ब्लैक वाटर होता है जो एफ्लुएंट ऑफ सेप्टिक टैंक से रिलीज होता है। तो इन दोनों को मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, कंबाइंड वेस्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज ग्रे वाटर 600 to 1000, B is black water 100 to 300, C mixed waste water 250 to 400 and D is sewage 150 to 400। तो आपको इसमें से करेक्ट मैच करना है। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन। तो जो ग्रे वाटर होता है उसके लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होती है, 100 से 300 रेंज में। और ब्लैक वाटर के लिए होती है 600 से 1000। मिक्स्ड वेस्ट वाटर के लिए कितनी होती है, 150 से 400। सीवेज के लिए कितनी होती है, 250 से 400। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नंबर 30, इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया पर कैपिटा वाटर सप्लाई इज वेरी लेस, इट रेंजेस फ्रॉम। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति बहुत कम है या कितनी रेंज में है। ए 40 LPCD to 70 LPCD, B 20 to 50, C 60 to 90 and D 30 to 60। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन 40 LPCD से 70 LPCD। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया have received the accreditation of Global Conservation Assured Tiger Standards। भारत में कितने बाघ अभयारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड की मान्यता प्राप्त है। A 8, B 7, C 9, D 14 and E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन 14। तो आपको ये याद रखना है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स। प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए आदर्श तापमान क्या है। ए 20 to 21 डिग्री सेल्सियस, बी 10 to 31 डिग्री सेल्सियस, सी 25 to 37 डिग्री सेल्सियस एंड डी 15 to 29 डिग्री सेल्सियस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 33, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू एंश्योर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रोगजनक बैक्टीरिया के पूर्ण विनाश को सुनिश्चित करने के लिए कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए लैंडफिल, बी पल्वराइजेशन, C मैकेनिकल कंपोजिटिंग,
D incineration, and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी लैंडफिल और साथ में भस्मीकरण. तो ये दोनों मेथड जो हैं ये बेस्ट डिस्पोजल मेथड होते हैं टू इंश्योर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करने के लिए किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया का. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट टू सॉइल पोल्यूशन. निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का गठन करता है. ए मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक, बी सीवेज स्लज, C fly ash, and D medical and industrial waste disposed on land. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सॉइल पोल्यूशन के लिए प्लास्टिक जो होते हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, साथ में सीवेज स्लज भी होता है, फ्लाई ऐश भी होता है, और जो भूमि पर निपटा गया चिकित्सा या औद्योगिक अपशिष्ट है ये भी इसके अंदर गठित होता है. Question number 35. Which of the following is not regarded as the cause of land degradation? निम्नलिखित में से किसे भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं माना जाता है. A deforestation, B depletion of ozone layer, C agricultural mismanagement, and D industrialization. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो ओजोन परत की कमी जो होती है इट इज नॉट द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. सभी कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई, और साथ में जो कृषि कुप्रबंधन होता है और औद्योगिकरण है. So now come to question number 36. In case of which of the following primary pollutants man-made contribution to global emission is more compared to that from natural sources. निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक के मामले में मानव द्वारा वैश्विक उत्सर्जन में योगदान प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में अधिक है. ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड डी सल्फर डाइऑक्साइड. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी आंसर दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड. Question number 37. R2 Code of Practices constitute a tool available for promoting the adaptation of. R2 प्रथाओं की संहिता अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण का गठन करती है. A environmentally responsible practices in electronics recycling industry. B ecological management of wetland of international importance under the Ramsar Convention. C sustainable practices in the cultivation of agricultural crops in degraded land. D environmental impact assessment in the exploitation of natural resources. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन, environmentally responsible practices in the electronic recycling industry. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज ब्लू कार्बन. नीला कार्बन क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियंस एंड द कोस्टल इकोसिस्टम. बी कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन द फॉरेस्ट, बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल. सी कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. डी कार्बन प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन, कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम. सागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कब्जा किया गया जो कार्बन होता है उसको ब्लू कार्बन बोला जाता है. तो ब्लू कार्बन एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड होता है जिसमें वर्ल्ड ओशनिक और कोस्टल इकोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. मोस्टली इसमें सिक्वेस्ट्रेशन किससे किया जाता है. एल्गी, सी ग्रासेस, मैक्रो एल्गी, मैनग्रोव्स या फिर सोल्ट मार्शेस के द्वारा, या अदर जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कोस्टल वेटलैंड्स के अंदर. तो ये किसके थ्रू अकर होता है. इट इज अकर थ्रू द प्लांट ग्रोथ जो होती है, और साथ में जो एक्यूमुलेशन होता है, ब्यूरल होता है ऑर्गेनिक मैटर का सोल के अंदर. तो ये ब्लू कार्बन की जो प्रोसेस है इसको आपको याद रखना है. इसमें से कोई भी फैक्ट आपसे पूछ लेंगे तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड है वर्ल्ड ओशनिक और कोस्टल इकोसिस्टम का. Question number 39. Which of the following statement is are not correct regarding the water credit?
वाटर क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 is it put the microfinance tools to work in the water and sanitation sector. 2 is it is a global initiative launched under the aegis of WHO and World Bank. 3 is it aimed to enable the poor people to meet their water needs without depending on the subsidies. Options are A 1 only, B 2 only, C 1 and 3 only and D 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, नोट करेक्ट बताना है. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी ऑप्शन ओनली 2. तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है. देख लेते हैं क्या गलत है. सो वाटर क्रेडिट क्या है? एक ग्लोबल इनिशिएटिव है. किसका? water.org का. तो WHO और वर्ल्ड बैंक की जगह आ जाएगा water.org. तो water.org एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है ब्रिंग करने के लिए वाटर और सैनिटेशन को पूरे वर्ल्ड के अंदर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए. Question number 40. Which of the following statement is are correct with reference to furnace oil? Furnace oil के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? A. It is a product of oil refineries. B. Some industry use it to generate the power. C. Its use causes sulfur emission into the environment. D. All of the above. E. None of the above. More than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है फॉर द फर्नेस ऑयल के लिए. फ्यूल ऑयल होता है उसको फर्नेस ऑयल भी बोला जाता है. तो जिसके अंदर फ्यूल होता है वो मेनली किससे बना होता है? कॉन्स्टिट्यूट किससे होता है? जो रेजिड्यू निकलता है क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन से, तो उसके द्वारा इसको बनाया जाता है. और ये मेजर कौन कौन सी जगह पर इसको प्राइमरी यूज किया जाता है? स्टीम बॉयलर्स जो होते हैं पावर प्लांट्स के अंदर, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. या फिर जो अबोर्ड करने की शिप्स वगैरह होती हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर, वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है. इसलिए जो कमर्शियल फ्यूल ऑयल्स होते हैं ये ब्लेंडेड होते हैं विद अदर पेट्रोलियम फ्रैक्शंस के साथ, सो दैट कि जो डिजायर्ड विस्कोसिटी चाहिए होती है या फ्लैश पॉइंट चाहिए होता है वो इससे पूरा किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके. तो ये जो फर्नेस ऑयल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. नंबर 41. In the nature, which of the following are most likely to be found surviving on a surface without soil? प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के बिना सतह पर जीवित पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शंस आर A is fern, B lichen, C moss, D mushroom, E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ई ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें लाइकन और मोस दोनों मोस्ट लाइकली हैं, ये सरवाइव करते हैं ऑन द सरफेस विदाउट सोइल. तो ये जो है इनकी संभावना होती है कि मिट्टी के बिना सतह पर जीवित रह सकते हैं. नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? प्राकृतिक मच्छर विकर्षक तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Options are A elephant grass, B lemon grass, C nut grass and D congress grass. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन लेमन ग्रास. So जो सिम्बोपोगोन्स होते हैं उनको लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है. साथ में बार्ब्ड वायर ग्रास भी बोलते हैं. कोचिन, मालाबार, ऑयल हेड और सिट्रोनेला ग्रास और फीवर ग्रास के नाम से भी इसको जाना जाता है. ये जीनस होता है एशियन, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन ट्रॉपिकल आइलैंड प्लांट्स का इन द ग्रास फैमिली. क्वेश्चन नंबर 43. मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज द न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स. These are generated as a environmental pollutants from which of the following? न्यूरोडीजेनरेटिव समस्याएं होती हैं, उसका कारण बनने वाले मैग्नेटाइट कण निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण प्रदूषण के रूप में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शंस हैं ए इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, बी माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स, सी पावर प्लांट्स एंड डी टेलीफोन लाइंस. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में.
आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो होते हैं ये पॉल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं और ये न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स भी कोज करते हैं। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ये डैमेज करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स को और साथ में अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle। निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र के मामले में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों की रिहाई का मुख्य स्रोत है? ए फॉस्फोरस साइकिल, बी नाइट्रोजन साइकिल, सी कार्बन साइकिल एंड डी सल्फर साइकिल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। Answer is A option, phosphorus cycle। Number 45, Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereinafter referred to as the Ministry notified Plastic Waste Management Rule 2016 on which date? Options are A 18th March 2016, B 18 April 2017, C 18 May 2020 and D 18 January 2022। E none of the above, more than one of the above। So सभी अपना आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। आंसर इज ए ऑप्शन, 18th March 2016। Question number 46, which of the following statement is are correct with reference to Plastic Waste Management Rule 2016? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? A mandate the generator of plastic waste to take steps to minimize the generation of plastic waste, not to litter the plastic waste. B ensure the segregated storage of waste at source, hand over the segregated waste to local bodies or agencies authorized by the local bodies. C the rules also mandate the responsibility of local bodies, gram panchayat, waste generators, retailers and street vendor to manage the plastic waste. D is all of the above. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Very important rule for your exam. Plastic waste management rule 2016 बहुत जरूरी है, सभी आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के लिए। तो इसमें सारा डिटेल में हमने कवर किया, थ्योरी सीरीज में ये रूल पूरा अच्छे से डिस्कस किया। तो होप सो आप सबने कवर कर लिया होगा ये। Question number 47, in exercise of the power conferred by which section of Environment Protection Act of 1986 the central government make the following rule to amend the Plastic Waste Management Rule of 2016? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किन धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है? Options are A 6, 8 and 25, B 3, 4 and 16, C 8, 18, 64 and D 5, 15 and 20। E none of the above, more than one of the above। So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer। आंसर है A ऑप्शन, 6, 8 and 25। Question number 48, Plastic Waste Management Amendment Rule 2, 2021। These rules shall apply to which of the following? Choose the correct answer from the given code। आपके ऑप्शन है 1 ग्राम पंचायत, 2 प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, 3 वेस्ट जनरेटर, 4 इम्पोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स। तो आपको बताना है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 से ये नियम लागू किस चीज के लिए हुए हैं? तो ऑप्शन है A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 3 and 4 only and D 1, 2, 3 and 4 only। E none of the above, more than one of the above। So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer। आंसर इज डी ऑप्शन, 1, 2, 3 and 4। तो ये सभी के लिए अप्लाई किया गया। आपको याद रखना है जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 है ये ग्राम पंचायत के लिए भी लागू किया गया है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के लिए भी, अपशिष्ट जनरेटर के लिए भी और आयातक और ब्रांड स्वामी जो होते हैं, ब्रांड ओनर जिनको बोला जाता है, उन सब के लिए इसको अप्लाई किया गया है।
Question number 49. Which of the following statement is are not correct with reference to Plastic Waste Management Amendment Rule of 2021? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नोट करेक्ट बताना है. ए, सिंगल यूज प्लास्टिक कमोडिटी मीन a plastic item intended to be used many times for the same purpose before. B, thermoset plastic means a plastic which becomes irreversibly rigid when heated. C, thermoplastic means a plastic which softens on heating and can be molded into desired shape. D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है. देखते हैं क्या गलत है इसमें. सिंगल यूज प्लास्टिक कमोडिटी का मतलब होता है कि एक वो प्लास्टिक की आइटम जो यूज की जाती है वंस फॉर द सेम पर्पस बिफोर. तो इसको एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है सेम पर्पस के लिए, तो इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा. ये मैनी टाइम्स नहीं है, ये वन टाइम यूज किया जाता है. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है, उसको आप ध्यान रखिएगा. थर्मोसेट प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? वो प्लास्टिक जो गर्म होने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है, मतलब उसको आप दूसरी फॉर्म में दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं चेंज करने के बाद. थर्मोप्लास्टिक का अर्थ क्या होता है? एक वो प्लास्टिक जिसको हम जब गर्म करते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको हम मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट डिजायर्ड शेप्स के अंदर. तो ये सभी स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है. ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के अकॉर्डिंगली सभी स्टेटमेंट्स गिवन है. नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थान संरक्षण की विधि नहीं है? ए, टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन. बी, बोटानिकल गार्डन. सी, सैक्रेड ग्रोव्स एंड डी, जूलॉजिकल पार्क्स. ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन, सैक्रेड ग्रोव्स. तो कौन कौन सी एक्स सितु कंजर्वेशन के मेथड्स हैं ये आपको पता होना चाहिए. नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, नेचुरल रिजर्व्स हैं, और जो रिजर्व्स बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. और सैक्रेड ग्रोव्स किसके अंडर आता है? ये इन सितु कंजर्वेशन का पार्ट है. नंबर 51. ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृहा इज अ नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर द ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया. It was conceived by the TERI and developed with which Ministry of India? एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग भारत में हरित भवनों के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है. यह टेरी द्वारा और भारत के किस मंत्रालय के साथ विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं. ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. C, Ministry of New and Renewable Energy and D, Ministry of Home Affairs. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है C ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा. तो एस्पिरेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. आप सभी को वन टाइम में जैसे पेपर आपको सॉल्व करते हैं वैसे सारे क्वेश्चंस को कवर करना है. Number 52. Which of the following statement is are correct regarding the causes of coral bleaching? प्रवाल विरंजन के कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A, increased exposure to ultraviolet radiation. B, large amount of storm water from heavy rain flooding the reef. C, exposure of coral to certain chemical or diseases. D, sediment such as sand or dirt covering the coral. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द कोरल ब्लीचिंग. Number 53. Which one of the following pair is incorrectly matched regarding the tiger reserve with the state they belong to? तो बाघ अभयारण्यों के संबंध में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार. बी, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान. सी, मुकंदरा टाइगर रिजर्व उड़ीसा. एंड डी, नागार्जुन श्री साईसेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश. ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है सी ऑप्शन. सो जो मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है. अदर टाइगर रिजर्व एकदम करेक्ट हैं, आपको याद रखना है, ये सब भी पूछते हैं एग्जाम में. नंबर 54. द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी वार्ड्स?
पटना नगर निगम कितने वार्डों में विभाजित है? A 70, B 71, C 73 and D 75. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन 75. सो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 75 वार्ड्स के अंदर डिवाइड किया गया है और ये मैनेज किया जाता है थ्रू 6 सर्कल. तो 6 सर्कल में इसको मैनेज किया जाता है. नंबर 55. द पटना म्युनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश ऑन 2 नवंबर 1864 was renamed as पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी इन विच ईयर? 2 नवंबर 1864 को स्थापित पटना नगर पालिका का नाम बदलकर पटना सिटी नगर पालिका रखा गया था कब? A 1911, B 1913, C 1917 and D 1919. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज सी ऑप्शन 1917. तो आप सभी को ये याद रखना है कि ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये डेट भी याद रखनी है. जो पटना नगर पालिका है इसको स्थापित किया गया था 2 नवंबर 1864 को और इसका नाम कब बदला गया था? 1917 में. क्वेश्चन नंबर 56. पटना एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी एंड पटना बांकीपुर जॉइंट वाटर वर्क्स कमेटी were substituted by the Patna Municipal Corporation which came into force on which date? पटना प्रशासनिक समिति और पटना बांकीपुर संयुक्त जल निर्माण समिति को पटना नगर निगम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो कब लागू हुआ था? A 15 अगस्त 1951, B 15 अगस्त 1952, C 15 अगस्त 1967 and D 15 अगस्त 1985. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन 15 अगस्त 1952. तो ये सभी चीजें डिटेल में ऑलरेडी कवर की गई हैं थ्योरी सीरीज में और सुपर टेस्ट सीरीज में. पूरी डिटेल के लिए आप सभी सुपर टेस्ट सीरीज थ्योरी सीरीज को देखते रहिए. ये जो फुल एंड टेस्ट सीरीज है ये रिवीजन के लिए है. आपके जो टॉपिक्स हमने स्टडी प्लान में दिए हैं ताकि उससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके. Number 57. For the administration of the urban areas, Bihar has how many municipal corporation? शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बिहार में कितने नगर निगम हैं? A 9, B 12, C 14 and D 19. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन 12. सो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है अर्बन एरियाज की बिहार में उसके लिए 12 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 49 नगर परिषद है जिसको सिटी काउंसिल भी बोलते हैं, 80 यानी 80 नगर पंचायत है जिसको टाउन काउंसिल बोला जाता है. नंबर 58. पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स इज हेडेड बाय हुम? पटना नगर निगम में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ए सरपंच, बी कैबिनेट सेक्रेटरी, सी चीफ मिनिस्टर एंड डी मेयर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है डी ऑप्शन मेयर. नंबर 59. द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स each separately administered by one executive officer and managed by the one city manager? पटना नगर निगम में एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा अलग अलग प्रशासित और एक नगर प्रबंधक द्वारा प्रतिबंधित कितने प्रशासनिक मंडल हैं? A 5, B 6, C 7 and D 9. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन 6. तो ये आपको याद रखना है. नंबर 60. अंडर दिस कैंपेन 72,257 LED स्ट्रीट लाइट्स वर इंस्टॉल्ड टू इल्यूमिनेट द स्ट्रीट्स ऑफ विच सिटी ऑफ बिहार? बत्ती जलाओ इस अभियान के तहत बिहार के किस शहर की सड़कों को रोशन करने के लिए 72,257 LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं? ए मोतिहारी, बी हाजीपुर, सी मुजफ्फरपुर एंड डी बेतिया. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो सिटी कौन सी है? पटना सिटी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है. नंबर 61. वेस्ट वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अपशिष्ट जल का मिश्रण क्या है? ए सीवेज,
बी वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड यूज, सी वाटर यूज इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो वेस्ट वाटर किसका मिक्सचर होता है? सीवेज का भी होता है, और जो घरेलू उपयोग से पानी निकलता है, साथ में वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में जो पानी उपयोग होता है, और इसके साथ साथ ये सारी चीजें जो होती है क्या मिलकर बनाती हैं? एक वेस्ट वाटर बनाती हैं। नंबर 62, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकेम द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी ऑफ बिहार टू लॉन्च द ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम फॉर बिल्डिंग प्लान? भवन योजनाओं के लिए ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा नगर निगम बिहार का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? ए गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी भागलपुर एंड डी मुजफ्फरपुर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नंबर 63, घरौंडे से घर तक टू अपग्रेड द लाइफस्टाइल ऑफ स्लम ड्वेलर्स विच इंटेंड टू फंक्शन ऑन बेसिक एमिनिटीज इन एवरी एरिया सच एज। घरौंदे से घर तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जीवन शैली को उन्नत करने के लिए जो हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर काम करने का इरादा रखता है, जैसे कि ए प्लांटेशन ऑन द रोड साइड, बी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, C availability of mobile medical van for primary health services, and D self help group formation, career counseling and skill development, E none of the above, more than one of the above। so सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें सभी इंक्लूडेड हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें इसके अंदर एडिड है। कम्युनिटी टॉयलेट्स आ जाती हैं, और जो पोर्टेबल वाटर होता है उसकी सप्लाई भी इसी के अंडर आता है। साथ में जो प्रॉपर मेंटेनेंस होता है स्ट्रीट लाइट्स का, या फिर स्ट्रीट जो सड़कें होती हैं, सीवर्स होते हैं, उनकी सफाई, प्लांटेशन जो करते हैं रोड साइड के पास जो पेड़ लगाते हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करना, अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल मेडिकल वैन फॉर द प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन होती है जैसे इनकी करियर काउंसलिंग या स्किल डेवलपमेंट, ये सभी चीजें प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। नंबर 64, विच इज द लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु एंड डी उत्तर प्रदेश, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। नंबर 65, which one of the following statement is are not correct regarding the objective of waste water treatment? अपशिष्ट जल उपचार के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A to remove or to modify these pollutants, B uses the microbe to decompose the organic matter in the sewage, C waste water plant designed to digest much of organic water before the waste water is released, and D treatment of waste water involve the primary, secondary and sometimes tertiary step, E none of the above, more than one of the above। तो सभी अपना आंसर दीजिए, नोट करेक्ट आपको मेंशन करना है। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। आप सभी को याद रखना है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अच्छे से कवर किया है थ्योरी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 66, which one of the following pair is incorrectly matched regarding the e-waste and impact on the environment and human health? अपशिष्ट और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। ए इज लेड न्यूरोटॉक्सिन अफेक्ट द किडनी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बी क्रोमियम इनहेलिंग हेक्सावेलेंट क्रोमियम कैन डैमेज लीवर, सी मर्करी अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, D cadmium long term exposure causes itai disease and causes the severe pain in the joint and spine, E none of the above, more than one of the above। so सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी मैच करेक्ट हैं। ई वेस्ट से रिलेटेड ये सभी पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जो मेटेलिक पॉल्यूटेंट्स है, और इसकी वजह से कौन सी डिजीज इफेक्ट होती है और क्या क्या इसके कॉजेज हैं, तो ये सब आपको याद रखनी है। पूरा थ्योरी सीरीज में मैंने अच्छे से कवर किया है, इसके लिए भी आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा।
Number 67, Government of India announced the e-waste management and handling rule in 2011. These rules came into effect from which date? तो भारत सरकार ने 2011 में जो ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों की घोषणा की थी, इनको कब लागू किया गया था? A 1 मई 2012, B 1 मई 2014, C 1 मई 2016 and D 1 मई 2018. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है A ऑप्शन 1 मई 2012. Question number 68. Target based approach for implementation of EPR adopted in the e-waste management rule 2016 stipulate the phase wise collection target to producers for the collection of e-waste either in number or weight, which shall be which of the following. तो जो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है, उसमें ईपीआर के जो लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण है उनको अपनाया गया था और ई कचरे के संग्रह के लिए जो संग्रह लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनकी संख्या क्या होगी इसमें से? A 30% of estimated quantity of waste generation during the first 2 years of implementation of rule. B 40% during 3rd and 4th years. C 50% during 5th and 6th years. And D 70% during 7th year onwards. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सभी फैक्ट्स रिलेटेडली ये करेक्ट हैं. तो ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल से आपको याद रखना है कि जो इसके अंदर नियम है उनको पहले 2 वर्षों के दौरान अपशिष्ट उत्पादन की अनुमानित मात्रा 30% है और तीसरे और चौथे वर्ष के लिए 40% है और 5वें और 6ठे वर्ष के लिए 50 है और 7वें वर्ष के लिए 70 है. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 7th ईयर है उसमें 7 सेम हो जाएगा 70 ईयर्स. 5th और 6th के लिए 5th में 5 आता है तो 50%, 3rd और 4th में 4th सेम है 40% हो जाएगा. टेक्स्ट को याद करने का यही तरीका है. एक एस्पिरेंट की हमारे पास क्यूरी आई थी कि मैम ये स्कीम से रिलेटेड और जो ये फैक्ट्स हैं इनको कैसे याद रखना है. तो इसके लिए हम आपको धीरे धीरे सभी कोड्स बताएंगे सो दैट आपको एग्जाम तक ये सारे फैक्ट्स याद रहें. Number 69, the E-Waste Management Rule 2016 mandate the Central Pollution Control Board to prepare the guidelines on implementation of E-Waste Rule, which include the specific guideline for 1 is extended producer responsibility, 2 channelization of collection center, 3 storage, transportation and environmentally sound dismantling. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में जो सीपीसीबी को ई अपशिष्ट नियमों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अनिवार्य करता है, वो इसमें से विशिष्ट दिशा निर्देश कौन सा शामिल है? ऑप्शंस आर ए 1, 2 and 3, बी 1 and 2 only, C 2 and 3 only and D 1 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स रिलेटेडली करेक्ट हैं. तो आपको याद रखना है कि जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं. चैनलाइजेशन कैसे करते हैं, कलेक्शन सेंटर्स क्या क्या हैं इससे रिलेटेड, और साथ में स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग से रिलेटेड भी इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं. Number 70, Climate Neutral Now is an initiative launched by which of the following? Climate Neutral Now किसके द्वारा शुरू किया गया एक पहल है? A वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, B UNFCCC सेक्रेटरिएट, C वर्ल्ड बैंक एंड D UNEP. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर है बी ऑप्शन, यूएनएफसीसी सेक्रेटरिएट. तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरिएट ने लॉन्च किया है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव. कब किया था? 2015 में. तो इसके बाद जो सेक्रेटरिएट है उन्होंने न्यू पिलर भी लॉन्च किया था इसके अंडर, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स के नाम से, जिसमें फोकस किया गया था क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ के ऊपर. और ये एक लार्जर एफर्ट है कि कैसे सक्सेसफुली हमें क्लाइमेट एक्शन को पूरे वर्ल्ड के अंदर लागू करना है. Number 71, United Nations Environment Program UNEP publishes which of these flagship scientific publication? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इनमें से कौन सा प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशन प्रकाशित करता है? A ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक,
बी ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक, सी एमिशन गैप रिपोर्ट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी को याद रखना है, यूएनईपी ये सभी फ्लैगशिप साइंटिफिक पब्लिकेशन को पब्लिश करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में कौन से कथन है उस पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है। वन इज माइक्रोप्लास्टिक आर टाइनी plastic particles with an upper size limit of 5 mm in diameter. 2 is microplastic contribute to over 80% of the ocean debris. 3 example of primary microplastic include the microbeads, plastic pellets and the plastic fibers. So आपके options हैं A 1, 2 and 3, B 2 only, C 1 and 3 and D 3 only. E none of the above, more than one of the above. So microplastic जो है पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आंसर है ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आपको याद रखना है कि माइक्रोप्लास्टिक से एक फ्रैगमेंट्स होती हैं किसी भी टाइप ऑफ प्लास्टिक की जिसका साइज जो है वो लेस देन 5 mm यानी 0.20 इन लेंथ होता है, और ये कॉज करते हैं पोल्यूशन, कॉज करते हैं प्रदूषित करते हैं किसको, नेचुरल इकोसिस्टम को। कैसे? बाय एंटरिंग फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज के द्वारा एंटर करके, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में होते हैं, क्लोथिंग्स में, या फिर फूड पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर इनको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर नॉट मेजर्ड अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के तहत नहीं मापा जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी अमोनिया एंड डी बेंजोपायरीन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि जो NAAQS ऑर्गेनाइजेशन है ये रिविजिट और रिवाइज करती है जो भी 12 पोल्यूटेंट्स है इसको, और इन्होंने इसको रिवाइज किया था नवंबर 2009 से, जिसमें 12 पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया था। ये 12 पोल्यूटेंट्स के क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज लेस देन होता है 10 माइक्रोन से और लेस देन होता है 2.5 माइक्रोन से। इसमें ओजोन भी आता है, लेड भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपैरीन आता है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following pair is incorrectly matched regarding the important environmental act in India? भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कृतियों के संबंध में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। ए इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, बी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, सी ऑप्शन इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 1974। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये गलत है यहाँ पर, डी ऑप्शन। तो ये कब आया था? 2010 में। अदर डेट्स याद रखनी है, बहुत जरूरी है। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, और उसके बाद जो जैविक विविधता अधिनियम है 2002 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आया था। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन मांग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए BOD इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया in decomposing the organic waste present in the water. B, it measure of the oxygen equivalent of requirement of oxidation of total organic matter present in water. C, BOD is slightly better mode used to measure the pollution load in the water than the chemical oxygen demand, जिसको COD बोलते हैं. D, water pollution by the organic waste measured in the term of biological oxygen demand. E, none of the above, more than one of the above. So, सभी ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत है।
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ये स्लाइटली बेटर मोड होता है, ज्यादा अच्छा मोड होता है टू मेजर करने के लिए पोल्यूशन लोड इन द वाटर। तो बीओडी की जगह सीओडी हो जाएगा ऑप्शन सी में। सभी अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एज इट इज आपको याद रखना है बिकॉज ये भी बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेडिएशन पार्टिकल। विकिरण कणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए, अल्फा पार्टिकल्स कैन बी ब्लॉक्ड बाय अ पीस ऑफ पेपर एंड ह्यूमन स्किन। बी, बीटा पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट थ्रू स्किन, कैन बी ब्लॉक्ड बाय सम पीसेस ऑफ ग्लास एंड मेटल। C, gamma rays penetrate easily to human skin and damage the cell on its way through reaching far and can only be blocked by a very thick, strong, massive piece of concrete. D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फॉर द रेडिएशन पार्टिकल के लिए। तो अल्फा कण जो होता है इसमें कागज के टुकड़े और मानव त्वचा द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। बीटा कण जो होता है इसके माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, जबकि कांच और धातु के कुछ टुकड़ों के द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। गामा किरणें भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मानव त्वचा पे आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और रास्ते में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। Number 77, Ministry of Environment, Forest and Climate Change developed the criteria of categorization of industrial sector based on the pollution index, which is the function of A, air pollution, B, water pollution, C, hazardous waste generated and consumption of resources, and D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिलेटेड विद द कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें पोल्यूशन इंडेक्स जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, एयर पोल्यूशन को भी इसमें किया जाता है मेजर, वाटर पोल्यूशन को भी, और सभी हैजर्डस वेस्ट को और कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज को भी। क्वेश्चन नंबर 78, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे 2021-22 इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। What is the rank of India? वन सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत का रैंक क्या है। ए, थर्ड, बी, फोर्थ, सी, सेवेंथ एंड डी, नाइन्थ। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इंडिया का रैंक क्या है, 10th रैंक है। नंबर 79, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड। पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था। ए, 2 फरवरी 1970, बी, 2 फरवरी 1971, सी, 2 फरवरी 1972 एंड डी, 2 फरवरी 1974। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, 2 फरवरी 1971। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। इसका मेन एम क्या होता है, इसमें ग्लोबल अवेयरनेस को रेज करना है फॉर द वाइटल रोल ऑफ द वेटलैंड्स के लिए, कि पीपल और प्लैनेट के लिए वेटलैंड्स कितने ज्यादा जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो इस डे पे जो ये डेट है, इसकी अडॉप्शन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसको 2 फरवरी 1971 को कहाँ पर किया गया था, ईरानियन सिटी ऑफ रामसार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेशन फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह का विषय क्या है। ए, वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर, बी, वेटलैंड एंड वाटर, सी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी एंड डी, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। Number 81, recently in the news E100 pilot project is related to। हाल ही में खबरों में रहा E100 पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। ए, बायोडाइवर्सिटी, बी, ओशन, सी, इथेनॉल एंड डी, डीजल। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, इथेनॉल। तो E100 प्रोजेक्ट क्या है, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मेन लक्ष्य है कि एस्टैब्लिश करना है एक पैन इंडिया इथेनॉल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82, इथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विद द कन्वेंशन पेट्रोल टू रिड्यूस द व्हीकलर एमिशन।
इंडिया इज एमिंग टू अचीव 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड इन द पेट्रोल बाय विच ईयर? वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल को कन्वेंशन पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। भारत का कब तक पेट्रोल में मिश्रित 20% इथेनॉल प्राप्त करने का लक्ष्य बना है? ए 2023, बी 2025, सी 2030 एंड डी 2035. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन 2025. नंबर 83. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए गुलाब पाकिस्तान, बी निवार ईरान, सी तोकेते म्यांमार एंड डी जवाद यूएई. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. इनकरेक्ट बताना है आपको. आंसर है डी ऑप्शन जवाद सऊदी अरेबिया. तो ये सब साइक्लोन स्टॉर्म्स है जिसका नेमिंग इन कंट्री के द्वारा किया गया. गुलाब जो साइक्लोन है पाकिस्तान के द्वारा नेम दिया गया था, निवार ईरान के द्वारा, तोकते म्यांमार के द्वारा, और जो जवाद है इसको सऊदी अरेबिया ने नाम दिया था. नंबर 84. कजुवेले वेटलैंड सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कजुवेले आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश एंड डी कर्नाटका. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर है बी ऑप्शन तमिलनाडु. तो जो कजुवेले वेटलैंड है इसको डिक्लेयर किया गया 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर 85. टोटल मैंग्रोव कवर इन द कंट्री इज 4992 स्क्वायर किलोमीटर. इंक्रीज ऑफ हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इन मैंग्रोव कवर ऑब्जर्व्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट ऑफ 2019? देश में कुल मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किलोमीटर है. 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव कवर में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? ए ऑप्शन इज 10 स्क्वायर किलोमीटर, बी 12, सी 15 एंड डी 17. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन 17 स्क्वायर किलोमीटर. नंबर 86. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बायोरेमिडिएशन टेक्निक्स? बायोरेमिडिएशन तकनीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बायोवेंटिंग इज द सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वेल टू कंटेमिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया. बी बायोस्पार्जिंग इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर below the water table to decrease the groundwater oxygen concentration. C. Bio-augmentation microorganisms are imported to a contaminated site to enhance the degradation process. D. All of the above. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give an answer. आंसर है बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है. जो बायोस्पार्जिंग होता है इसमें इंजेक्ट किया जाता है एयर को अंडर द प्रेशर बिलो द वाटर टेबल. क्या करने के लिए? टू इंक्रीज करने के लिए ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को. तो यहाँ पर डिक्रीज की जगह क्या आ जाएगा? इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 87. द रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल राइट टू लैंड टेरिटरीज एंड रिसोर्सेज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रिपोर्ट दुनिया के स्वदेशी लोगों को राज्य, भूमि, क्षेत्रों, संसाधनों के अधिकार द्वारा जारी किया गया है. ये कौन रिलीज करता है? ए वर्ल्ड बैंक, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल, डी यूनाइटेड नेशन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन यूनाइटेड नेशन. तो इसको कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन. नंबर 88. इंडिया नाउ हैज हाउ मेनी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बीचेस with the addition of Kovalam and Eden beaches this year and re-certification? A 8, B 10, C 12, D 14 and E none of the above, more than one of the above. तो भारत में अब तक वर्ष, कोवलम और ईडन समुद्र तटों को जोड़ने और पूर्ण प्रमाण करने के साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं? सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन 10. तो आपको याद रखना है 10 इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बीचेस हैं. क्वेश्चन नंबर 89. इन अगस्त 2021 इंडिया रेटिफाइड द किगली एग्रीमेंट.
Under this amendment, India will reduce the hydrofluorocarbons by 80% by which year? अगस्त 2021 में भारत ने किगली समझौते की पुष्टि की है। इस संशोधन के तहत भारत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करेगा। कौन से वर्ष तक? ए 2025, बी 2030, सी 2035 एंड डी 2047। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 90, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किसके संरक्षण से संबंधित है? ए इंक्रीज द वाटर प्योरिफिकेशन, बी इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, सी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ ओशन बाउंड्री। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन। तो ये किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द शुगर केन? गन्ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इंडिया इज लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील, बी ऑप्शन इज शुगर केन इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन डेक्कन प्लेट्यू एंड तेराई बेल्ट, C. Bihar is on the rank second sugarcane production. D. All of the above. E. None of the above. More than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है सी ऑप्शन। तो इसमें सी स्टेटमेंट गलत है। बिहार की जो रैंक है वो क्या है? शुगर केन प्रोडक्शन के लिए 5th रैंक है। नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉटन। 1 is cotton can grow above the 20 degree Celsius temperature. 2. Gujarat is leading producer of cotton. 3. Hard frost is injurious to cotton cultivation and it require at least 210 frost free days. तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। आपके ऑप्शन है A 1, 2 and 3, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only and D 1 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो कपास होता है उसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। गुजरात जो है वो कपास का सबसे अग्रणी उत्पादक है और हार्ड फ्रोस्ट कपास की खेती के लिए हानिकारक होता है। नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोरल रीफ साइट्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रवाल भित्ति स्थल हैं? ए गल्फ ऑफ मन्नार, बी लक्षद्वीप, C. Gulf of Kutch and D. Andaman and Nicobar Island. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है E ऑप्शन, more than one of the above। तो ये सभी इंडिया की कोरल रीफ साइट्स हैं। आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी में भी कोरल रीफ मिलता है और लक्षद्वीप में भी, कच्छ की खाड़ी में भी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर भी प्रवाल भित्ति स्थल है। Question number 94, which of the following statement is are not correct regarding the रामसार कन्वेंशन? रामसार कन्वेंशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? A. It is oldest of modern global intergovernmental environmental agreement adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971. B. India currently has 47 sites designated as wetland of international importance. C. One of the pillar of convention to cooperate internationally transboundary wetland, share the wetland system and share species. D. All of the above. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन। तो इसमें बी स्टेटमेंट गलत है। इंडिया के अंदर टोटल 49 साइट्स हैं जिसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस डेजिग्नेट किया गया। तो 47 की जगह आ जाएगा 49। अदर स्टेटमेंट रामसर कन्वेंशन के लिए सही है, तो इसको एज इट इज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर ऑफ रामसर कन्वेंशन? निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार है? ए. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, C. International Water Management Institute and D. Wild Fowl and Wetland Trust. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer.
आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर है रामसर कन्वेंशन के लिए, तो इन सबका नाम आपको याद रखना है। नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ए स्टॉकहोम कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। बी बोन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सी वेना कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। डी क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी करेक्ट है, इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। ये सारी कन्वेंशन बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद कर लीजिए। और जो भी एस्पिरेंट साथ में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 5 जून को एग्जाम है, उनके लिए भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इसमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ए रोटरडैम कन्वेंशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर द सर्टेन हैजर्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। बी मिनीमाटा कन्वेंशन, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मीथेन। C. Nagoya Protocol, International Environment Protocol on access to genetic resources, fair and equitable sharing of benefit from their utilization of Convention on Biological Diversity. D. is Cartagena Protocol, International Convention Protocol on Biosafety for the Biological Diversity. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है। जो मिनामाता कन्वेंशन है, ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जिसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा हेल्थ और इन्वायरमेंट को फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी से। तो यहाँ मीथेन की जगह क्या आ जाएगा, मर्करी। अदर प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। रोटरडैम किसके लिए होता है। रोटरडैम जो होता है ये केमिकल, जो हैजर्डस केमिकल्स होते हैं और पेस्टिसाइड होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उनसे रिलेटेड है। मिनीमाटा मर्करी हो गया। नगोया प्रोटोकॉल भी किससे रिलेटेड है, ये जेनेटिक रिसोर्सेज और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग जो बेनिफिट है उससे रिलेटेड है। कार्टाजीना रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। क्वेश्चन नंबर 98, अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2018 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज ए 2845, बी 2967, C 3042 and D 3168. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन। तो कितने हैं टाइगर्स इंडिया के अंदर, 2967 एज पर द टाइगर सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2018 के द्वारा। नंबर 99, अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 country's highest number of tiger found in which reserve? A. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, B. जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, C. कामलाक टाइगर रिजर्व एंड D. नामधापा टाइगर रिजर्व। E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल टाइगर्स, ये भी पूछ सकते हैं, 231 है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान के कारण है। ए. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बी. ओवर एक्सप्लोटेशन, सी. एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड डी. को एक्सटिंक्शन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये सभी कॉजेज हैं, कारण है किसके, जैव विविधता के नुकसान के। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो आवास हानि और विखंडन है ये भी एक कारण है। अति शोषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सह विलुप्त होने के कारण, जो जिसको को एक्सटिंक्शन बोला जाता है, ये सभी बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कारण है। तो एस्पिरेंट 100 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। होप सो आप सबके क्वेश्चंस की अच्छे से रिवीजन हो रही होगी, जो आपने सुपर टेस्ट सीरीज थ्योरी सीरीज में कवर किए हैं टॉपिक्स। तो आप सभी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा मेन कमेंट सेक्शन में, और अदर जो भी आपकी क्यूरीज है उसको मेन कमेंट सेक्शन में ही पुट करना है। और साथ में अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए, सो दैट फीडबैक हमारे लिए नहीं एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
सो दैट वो आपके कमेंट्स को रीड करें और उनको भी एक अच्छी हेल्प मिल सके इस चैनल से, और इन क्वेश्चंस के थ्रू वो भी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके एग्जाम के लिए। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन करें। नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। बी, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सी, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। एंड डी, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, करेक्ट आपको बताना है। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कंडीशंस मेंशन की जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से ज़्यादा। कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए वहाँ पर, स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर, और वीक लो प्रेशर एरिया ज़रूर होना चाहिए फॉर द लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए। तो ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 102, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमूवल एफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस आर हाउ मच परसेंटेज? सामान्य परिस्थितियों के प्राथमिक उपचार के दौरान जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग हटाने की दक्षता कितने प्रतिशत है? ए, 10 to 20%, बी, 30 to 40%, सी, 50 to 60% एंड डी, 60 to 70%। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, 30 to 40%। नंबर 103, प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव्स हाउ मच परसेंटेज सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट इन द सीवेज? प्राथमिक उपचार सीवेज में मौजूद निलंबित ठोस का कितना प्रतिशत हटा देता है? ए, 10 to 20%, बी, 30 to 40%, सी, 50 to 60% एंड डी, 60 to 70%। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये सभी फैक्ट्स आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने होते ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन, 60 से 70%। क्वेश्चन नंबर 104, एरोबिक स्लज डाइजेस्टर इज? एरोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या है? 1, दीज कैन बी यूज टू ट्रीट एरोबिकली ट्रीटेड सीवेज। 2, प्रोटोजोआ फंगस आर इनसिग्निफिकेंट। 3, 3-step प्रोसेस फैक्यूटेटिवली एनारोबिक ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ऑप्शन से आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है। ए, 1 and 2, बी, 2 only, सी, 1 and 3 एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें 3 स्टेप प्रोसेस होती है, वैकल्पिक रूप से अवयवीय, कार्बनिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटोजोआ और फंगस इसके अंदर ई सिग्निफिकेंट होते हैं और ये यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए एरोबिकली ट्रीटेड सीवेज को। नंबर 105, ऑक्सीडेशन ponds and lagoon bacterial action are decomposing organic matter and generate which type of gases? ऑक्सीजन तालाब, लैगून जीवाणु क्रिया कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर रहे हैं, यह किस प्रकार की गैसें उत्पन्न करते हैं? ए, ऑक्सीजन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, नाइट्रोजन एंड डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। 106, photosynthesis is the process by which plants use the sunlight, water and carbon dioxide to create the oxygen and energy in the form of A, salt, B, sugar, C, turmeric and D, coffee. E, none of the above, more than one of the above. So आप सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. इसका आंसर है बी, शुगर। तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, वो किस रूप में करते हैं? शुगर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 107, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज? 1, फिजिकली रिमूव द लार्ज सॉलिड यूजिंग ग्रेट स्क्रीन एंड सेटलिंग टैंक। 2, large pieces of debris are removed by screening suspended particle removed from the water through settling process.
3. It involve the sedimentation of solid waste within the water. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. आपके ऑप्शंस है A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 only, and D is all of the above. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ दी अबव. तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के लिए सभी स्टेटमेंट सही है. यहाँ पर अपशिष्ट जल जो प्राथमिक उपचार होता है, इसमें ग्रेड, स्क्रीन और सेटलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है और ये ठोस पदार्थों को भौतिक रूप से इसमें हटाया जाता है. तो पूरे डिटेल में हमने थ्योरी सीरीज में कवर किया, आप उसको जरूर देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 108. विच मिनिस्ट्री अमेंडेड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन मूव टू फैसिलिटेट and effectively implement the environmentally sound management of e-waste in India. किस मंत्रालय ने भारत में ई कचरे के पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन को सुविधाजनक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ई कचरा प्रबंधन नियमों में संशोधन किया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड डी मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है डी ऑप्शन, मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नंबर 109. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द मर्करी? ए इज अराउंड 82% ऑफ ईयरली वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ मर्करी यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. B. It used in the thermostat, sensor, relay, switches, medical equipment, mobile phone and in battery. C. It used in the flat panel display, will increase their use, replaces the cathode ray tube. D. All of the above. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है. अराउंड 22% जो है ईयरली वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ मर्करी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए. तो 22% आ जाएगा. अदर स्टेटमेंट मर्करी के लिए करेक्ट है, इसको याद रखना है आपको. फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 110. इंडिया जनरेट अबाउट हाउ मच लैक ऑफ मीट्रिक टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एवरी ईयर? भारत हर साल लगभग कितने लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करता है? ए 18.5 लाख मीट्रिक टन, बी 20.5 लाख मीट्रिक टन, सी 22.5 लाख मीट्रिक टन, एंड डी 35.5 लाख मीट्रिक टन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन, 18.5 लाख मीट्रिक टन. क्वेश्चन नंबर 111. ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016. Over how many products Schedule 1 included under the purview of the rule? Rule also extended its purview to the component or consumable or part or spare of electrical and electronic equipment along with their products. ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नियम के दायरे में कितने उत्पादकों को अनुसूची 1 में शामिल किया गया है? A 12, B 19, C 21 and D 29. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है C ऑप्शन 21. Question number 112. As per the E-Waste Management Amendment Rule 2018, E-Waste collection target under EPR has been revised and applicable from which date? ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के अनुसार ईपीआर के तहत ई अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य संशोधित किए गए हैं और लागू किए गए हैं कब से? ए 1 अक्टूबर 2017, बी 1 नवंबर 2018, सी 1 सितंबर 2017 एंड डी 1 दिसंबर 2018. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन 1 अक्टूबर 2017. तो ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की गई थी जहां पर सारे रूल्स इसके इंपॉर्टेंट डिस्कस किए गए हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 113. फेज वाइज कलेक्शन टारगेट फॉर द ई वेस्ट इन वेट शैल बी 10% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन इंडिकेटेड इन द ईपीआर प्लान ड्यूरिंग 2017-18 with a 10% increase every year until 2023. After 2023 onwards, target has been made how much percentage of quantity of waste generation indicated in the EPR plan.
वजन में ई कचरे के लिए चरणवार संग्रह लक्ष्य 2017-18 के दौरान ईपीआर योजना में दर्शाए गए अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा 10% होगी, जिसमें 2023 तक हर साल 10% की वृद्धि होगी। 2023 के बाद ईपीआर योजना में दर्शाए अनुसार अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का कितना प्रतिशत लक्ष्य बनाया गया है? ए 20%, बी 50%, सी 70% एंड डी 90%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन 70%। Number 114, which state is at the top rank among the 8 largest e-waste generating states? 8 सबसे बड़े ई कचरा पैदा करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी महाराष्ट्र। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र स्टेट। नंबर 115, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट कंटेन द प्लास्टिक ऑफ इट्स वेट? ई कचरे के कितने प्रतिशत में प्लास्टिक होता है इसके वजन का? ए 26%, बी 25%, सी 21% एंड डी 22%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, 25%। Question number 116, corrosion normally occurs when an electrochemical cell is set up on the metal surface. The corroded area is A. cathode, B. anode, C. electrolyte and D. entire metal surface. E. none of the above, more than one of the above. तो जंग आमतौर तब होती है जब धातु की सतह पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्थापित किया जाता है। शत विक्षत क्षेत्र क्या होता है इसमें? ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है, इसके अंदर मेटल जिसके अंदर कोरोजन एक्ट प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? एनोड होता है। तो जो एनोड रीजन होता है इसके अंदर मेटल ऑक्सीडाइज होता है टू द मेटल कैटायंस में, और कैथोड रीजन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है टू द वाटर। नंबर 117, BOD of the effluent discharge on the land for irrigation should not exceed A 20 mg per liter, B 100 mg per liter, C 180 mg per liter and D 230 mg per liter. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, 100 mg per liter. Question number 118, maximum density of detrivorous microorganism in the pond ecosystem are present in A. limnatic zone, B. photoic zone, C. benthic zone and D. littoral zone. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है सी ऑप्शन, benthic zone. सो जो तालाब के पारितंत्र में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो अधिकतम घनत्व उनका कहाँ पाया जाता है? बेंथिक जोन के अंदर। Number 119, this zone is the open water area where light does not generally penetrate all the way to the bottom. It is also known as A. limnatic zone, B. photoic zone, C. benthic zone and D. littoral zone. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन, लिमेंटिक जोन। तो वह है क्षेत्र जहां पर खुला जल क्षेत्र होता है और वहां प्रकाश भी नीचे तक नहीं जा पाता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? लिमेंटिक जोन। क्वेश्चन नंबर 120, surface layer of the ocean receive the sunlight uppermost 80 meter 260 feet or more of the ocean sufficiently illuminated to permit the photosynthesis by the phytoplankton and plant. It is called as A. limnatic zone, B. photoic zone, C. benthic and D. littoral. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, फोटिक जोन। तो समुद्र की जो परत होती है जहां पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, सबसे ऊपरी जो 80 मीटर या यानी कि 260 फीट का जो अधिक महासागर होता है
उसके अंदर पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से उसको इल्यूमिनेट किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन्स और प्लांट्स के द्वारा। तो इस जोन को क्या बोला जाता है? फोटोजोन। नंबर 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीति का हिस्सा है? ए, रिड्यूस यूज ऑफ रॉ मटेरियल, बी, मटेरियल रीयूज, सी, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इन ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी पार्ट जो है वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर मेंशन है। कच्चे माल का कम उपयोग करना, सामग्री पुनः उपयोग, कचरे का पुनः चक्रण और साथ में विषाक्तता में कमी। To question number 122, when a disaster has occurred, early action in a disaster management plan could be A, response and rescue, B, shelter and food supply, C, relief and rehabilitation, D, warning and preparedness. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन, रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू। तो प्रतिक्रिया और बचाव जो है, कोई भी आपदा आती है तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रबंधन योजना के लिए जो कार्रवाई होती है वो क्या होती है? रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू। नंबर 123, टाइटल ऑफ ब्रूडलैंड रिपोर्ट इज ए, केयरिंग फॉर अर्थ, बी, केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, सी, आर कॉमन फ्यूचर, एंड डी, द साइलेंट स्प्रिंग। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, आर कॉमन फ्यूचर। तो जो कॉमन फ्यूचर होता है इसको ब्रूडलैंड रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1987 में। किसके द्वारा? बाय द यूनाइटेड नेशन। नंबर 124, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 is coal ash contain arsenic, lead and mercury. 2 is coal fired power plant release the sulfur dioxide, oxide of nitrogen into the environment. 3, high ash content is observed in the Indian coal. तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ए, 1 ओनली, बी, 2 and 3 ओनली, सी, 3 ओनली, एंड डी, 1, 2 and 3। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन। तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो कोल ऐश होता है इसके अंदर आर्सेनिक होता है, शीशा होता है और पारा होता है। कोयले से जो चलने वाली बिजली संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। भारत में कोयला में जो राख की मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 1 फॉर द पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 125, मोस्ट कॉमन सॉइल बोर्न बैक्टीरियल पैथोजन दैट मैनिपुलेट द प्लांट बाय इंजेक्टिंग इट्स डीएनए सेगमेंट इनटू द प्लांट सेल इज। सबसे आम मृदा जनित जीवाणु रोगजनक है जो अपने डीएनए खंड को पादप कोशिका में इंजेक्ट करके पौधे में हेरफेर करता है। ए ऑप्शन इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसिन्स, बी इज राइजोबियम लेग्यूमिनेसारियम, सी क्लोस्ट्रीडियम थर्मोएसिटियम, एंड डी इज एसिडोमिनोकैकस। ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसिन्स। तो ये जो बैक्टीरिया होता है एक सॉइल बैक्टीरियम है जिसकी एबिलिटी होती है कि प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करता है और ये ट्रांसफर करता है जो डिफाइंड सीक्वेंस होता है उनके डीएनए का प्लांट के किसको? प्लांट सेल को, बाय द इन्फेक्शन। और इसमें जो कॉजेटिव एजेंट होता है कौन सी डिजीज होती है उसका भी नाम याद रखना है, क्राउन गॉल डिजीज। This is all about today's super full length test series for the paper 2. होप सो आप सबकी रिवीजन अच्छे से हुई होगी इस टेस्ट से, और आपने अगर अच्छे से स्टडी प्लान को फॉलो किया होगा तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस बूस्टअप होगी। बस ये है कि आपको जो हम होमवर्क देते हैं उसको आपको अच्छे से करना है और वैसे ही फॉलो करना है अगर आपको इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके क्रैक करना है। फ्रेंड, जल्दी आपको जो थ्योरी सीरीज के पेंडिंग रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको भी कवर किया जाएगा। आप सबके लिए एक डाउट सेशन भी, लाइव सेशन हम रखेंगे जिसमें आप सारे अपने रिलेटेड डाउट्स हो जाएं जो पेपर 2 या पेपर 1 में वो आप पुटअप कर सकते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी ऐसे ही स्टडी प्लान को फॉलो करते रहिए। जिस भी एस्पिरेंट ने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखी हमारे चैनल पर वो सभी इस थ्योरी सीरीज को
1 to 13 हमने प्रोवाइड किया। सुपर टेस्ट सीरीज 1 to 20 पेपर 1 और 2 के लिए हमने यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, आप उसको जरूर देख लें। साथ में जो टेलीग्राम चैनल पर पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप साथ साथ रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बिकॉज वहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे कि 67 बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम के लिए जो भी एस्पिरेंट अपीयर हुए हैं और उन्होंने हमारे चैनल से प्रिपरेशन किया तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे सुपर टेस्ट सीरीज से और करंट अफेयर्स की सीरीज से और साथ में जो टेलीग्राम पे हम डाटा देते हैं वहां से डायरेक्टली आए हैं। तो आप सभी को बीपीएससी एग्जाम के लिए एक फोकस, राइट गाइडेंस और क्वालिटी एजुकेशन ये चैनल प्रोवाइड करता है। सभी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को और इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ, सो दैट उनके पास भी एक राइट गाइडेंस पहुंच सके। हमने बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम के लिए कट ऑफ आपको प्रोवाइड किया। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं तो आप सभी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और हम जल्दी सोशियोलॉजी के लिए एक बैच स्टार्ट करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट सोशियोलॉजी के लिए डिमांड करते हैं कि उनको फ्री प्रिपरेशन चाहिए यूट्यूब चैनल पर, साथ में जीएस पेपर 1 और 2 के लिए भी हम आपको यहाँ पर प्रिपरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दीजिए कि आपको अगर ये रिक्वायर्ड है तो हम जल्दी आपके लिए ये सब वीडियोस अरेंज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को एक राइट पाथ पर लेकर जाना है। सो हम जल्दी न्यू वीडियोस के साथ और थ्योरी सीरीज के जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।